अब आप सुनेंगे रेडियो खांची 90.4 एफएम पे कार्यक्रम रूबरू। जोहार, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ रूबरू में हम आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी मानसिक स्वास्थ्य, जिसका आज के दौर में उतना ही ख्याल रखना जरूरी है जितना कि हम अपने शरीर का, अपने बाकी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखते हैं। हमें फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ी सी खांसी हो जाती है फिर हम चेकअप करा लेते हैं। कोविड के बाद लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ही ख्याल रखने लगे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि उस कोविड के बाद हमारे मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और मेंटल हेल्थ बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मानसिक तौर पर पागल हो चुके हैं या आपको पागल खाने जाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा अपना मेडिटेशन करें, काउंसलर से मिलें, अपनी परेशानियों पे फोकस करें तो आप उससे निपट सकते हैं। ये कोई पागलपन नहीं होता है, बल्कि उसी फीवर की तरह ही एक छोटा सा बीमारी है जिससे आप अगर सोच समझकर डील करें तो आप बाहर निकल सकते हैं। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी सर, जो कि एक पब्लिक सेक्टर में HR एंड IR के पोस्ट पर कार्यरत हैं। साथ ही इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और कविताएं भी ये करते हैं। साथ ही ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करते हैं। कई सारे छात्रों को इन्होंने मदद करी है अपने काउंसलिंग के जरिए, ताकि वो अपने विजन को क्लियर कर पाएं और अपने करियर में जहाँ भी वो भटक रहे हैं वहाँ उनका माइंड जो है वो क्लियर हो पाए और मेंटल हेल्थ के शिकार वो ना बने। तो सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सभी को जोहार और धन्यवाद वैभवी। आपने शुरुआत ऐसी कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि इसके आगे क्या बात की जाए। आपने मेंटल हेल्थ की ऐसी बात कर दी और आपने सारी चीज़ों को पहले ही डील कर दिया है, तो आगे बढ़ना, खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। नहीं सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये और इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी इस प्रेशर में आ रहे हैं। जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो भी कई बार अपने वर्क लोड को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन जैसी टर्म्स उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। सर, पहला जो सवाल रहेगा मेरा वो बहुत बेसिक है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। लोग यही नहीं समझ पाते हैं। हाँ, देखिए, हेल्थ को हम लोग एसोसिएट करते हैं इन चीज़ों से कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमको लगता है कि हेल्थ है कोई चीज़। जब तक हम बीमार नहीं पड़े हैं तब तक हमें हेल्थ के बारे में नहीं रहता है, क्योंकि हमें चलता है कि सब ठीक चल रहा है और अपने आप को लेके तो हम लापरवाह रहते ही रहते हैं। अगर उसको थोड़ा मॉडेस्ट कहें तो कैजुअल होते हैं हम, ठीक है। और ऐसे में अब मेंटल हेल्थ की बात आपने जो कही कि लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई बात करे कि हमें किसी तरह की अक्षमता है तो लोग उसको दूसरी तरह से देखने लगते हैं। कई बार बच्चों के साथ तो परिवारों में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा स्टैमरिंग करता है या उसको बोलने में थोड़ा समय लगता है, बच्चा 5 साल 6 साल तक नहीं बोलता है, तो माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, ऑपरेट भी करा लेते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जैसे अगर एक कार को ले लें, हर एक कार का एक क्यूबिक कैपेसिटी है जिसको CC कहते हैं जी। और उसका एक मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी एक बिल्ड है जिसको आप DNA भी कह सकते हैं। अब DNA जो है वो एक ही जनरेशन की बात नहीं होती, वो पिछले 3 4 5 जनरेशन की बात होती है। लेकिन इतना रिकॉर्ड मैनेजमेंट तो ना किसी फैमिली में है और ना ही समाज में है। हाँ, शायद एक प्रथा में पंडा जी वगैरह लोग बता देते हैं कि आपके ये थे, फिर भी हमारे पिछले 2 जनरेशन पहले की क्या मेंटल हिस्ट्री थी ये किसी को नहीं पता है। बिल्कुल। तो ये एक जीन्स जैसे फ्लो करता है, वैसे ही चीजें चलती हैं आगे की तरफ, पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी। और सब इसमें कुछ चीजें और फैक्टर होती हैं, जैसे परिवार का कॉम्बिनेशन कैसा है, संयुक्त परिवार है, एकाकी परिवार है, किस समाज में हम रह रहे हैं। जो बंदा परिवार का मुखिया है, करता है, पिता या माँ जो भी है, वो क्या इन्फ्लो दे रहा है अपने परिवार को। आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में ही सीख गया था कि 6 चक्र कैसे तोड़ने जी। तो उस कहानी का एक पक्ष ये भी तो हो सकता है कि 7वें चक्र के बारे में अर्जुन ने बात क्यों नहीं की। सुभद्रा तो, जो उनकी माँ थी सुभद्रा थी ना, हाँ, तो वो तो एक ही रात सोई थी, अगली रात तो फिर कहानी पूरी की जा सकती थी जी। तो ये जो अधूरी कहानी रह जाती है ना, इसी को आप मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। कोई भी समस्या एक दिन में नहीं होती। समस्या का अगर 1947 में भारत आजाद हुआ तो ये अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी, लेकिन उसकी शुरुआत 1857 से हो चुकी थी जी। वैसे ही हमारा शरीर जो है
वो एक डिफरेंट थिंग्स का, पार्टिकल्स का कंपोजिशन है, जिसका कि सिरमौर है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग क्या वेवलेंथ पे काम कर रहा है ये कई बार हमको भी नहीं पता होता, जिसके बारे में बहुत बड़ी थ्योरी है सबकॉन्शियस माइंड की। जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स का सिनेरियो है जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कब पता चलता है कि आप इस चीज के शिकार हैं और ये चीज क्या क्या रूप में निकल के आ सकती है। जी। जैसे एक बच्चे को आप साइकिल सिखा रहे हैं, वो कहता है हमसे तो नहीं होगा, तो उसके पिता उसके पीछे साइकिल पे दौड़ते हैं और फिर अचानक से कब उसको छोड़ देते हैं पता भी नहीं चलता, और बच्चा जो है बच्चा सीख जाता है। लेकिन वहीं पे दो बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, एक बच्चा गिर जाता है, दूसरा बच्चा उसको देख के फिर जीवन भर साइकिल नहीं चलाता है। लेकिन जो बच्चा गिरता है वो कहता है कि नहीं अब तो हम चला के रहेंगे, अब तो सीख के ही रहेंगे। तो आप सोचिए कि एक सिचुएशन में किसी ने परसीव कर लिया कोई चीज और किसी ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया और चीजें बदल गई। तो हमारा जो है सबसे बड़ी चीज जो है मेंटल हेल्थ में जिसको समझने की जरूरत है वो शब्द है सम्मान। हमें जैसे हर देवता पूजनीय है किसी भी धर्म के हो, वैसे ही हर व्यक्ति एक सम्मानित इकाई है और हर व्यक्ति का ख्याल करना, नर्चर करना जरूरी है। जी बिल्कुल। और सर हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्ट्रेंथ होता है जी, हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से ही उसके साथ उसके माइंड पे प्रेशर डाला जाए और उसके साथ डील किया जाए तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है प्रेशर डालने की। आज के समय इन्वायरमेंट में आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते। ये भी एक बहुत आज के समय में लोग प्रेशर लेने के आदी हो गए हैं, बिना प्रेशर के रह नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक ले लेते हैं। सर मेरा अगला सवाल रहेगा कि आप इतने सारे लोगों का काउंसलिंग कर चुके हैं और तो आपको पता है कि सबसे कॉमन जो परेशानियां हैं वो क्या निकल के आ रही हैं, किस वजह से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं? सबसे कॉमन जो परेशानी आ रही है वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यंग बच्चे हों और चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे माने नॉन वर्किंग पर्सन हो, सबसे कॉमन परेशानी ये आ रही है कि लोग खुद से ही सारा फैसला ले ले रहे हैं। अंतर्मुखी इतने ज़्यादा हो गए हैं लोग कि लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सोच रहे हैं और उसी डायरेक्शन पे काम करते चले जा रहे हैं। पहले हम लोगों का जो फैमिली कंपोजिशन था, जो सोसाइटल कंपोजिशन था, वो था कि हम लोग हर चीज़ को शेयर करते थे जी, हर चीज़ को शेयर करते थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम हर चीज़ को शेयर करते हैं लेकिन रील्स को शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और वो भी जो हमको अच्छा लगता है। तो यानी हम वी आर लिविंग विथ चॉइसेस। हमने जो चॉइस कर ली उसी चॉइस को हम लेके चल रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है, अगर किसी बच्चे को पनीर पसंद है, समझ लीजिए, उससे अगर मैं पूछूं कि आप पनीर खाओगे तो बोलेगा हाँ पनीर खाएंगे। उसको 3 टाइम मैं पनीर दे दूं वो भागने लगेगा, सिर्फ 3 टाइम। और अगर उसको 30 दिन दे दिया जाए तो पनीर की तरफ कभी देखेगा नहीं। लेकिन हम अपने थॉट प्रोसेस में हर समय एक ही चीज़ को कैरी करके चल रहे हैं। हमारे सामने अगर कोई हर्डल आ गई, समझो ऑफिस में आ गई एक हर्डल, हमारा बॉस हमें पसंद नहीं करता, हमारे दिमाग में दिन रात ये चलेगा कि वो हमें पसंद नहीं करता। और यही उस बॉस के साथ भी है, उसके दिमाग में अगर चला गया कि मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो हर समय वो इसी चीज़ को लेके चल रहा है कि ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं। और फिर जब आप इस तरह का व्हील पर्दा अपने चारों तरफ लगा लेते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें भी खराब लगने लगती हैं। इसको इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन में आपको छोटा सा एग्जांपल दूं मैं कि वैभवी आज आपसे मैं मिलूं और आपको मैं बोलूं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। उसके बाद मैं आपसे फिर 10 दिन बाद मिलूं और 2 लोगों के बीच में मिलूं, मैं यही स्टेटमेंट फिर दूं, फिर 10 दिन बाद और 3 लोगों के बीच में मैं वही स्टेटमेंट दूं, तो आपका थॉट प्रोसेस चला जाएगा कि ये आदमी चाहता क्या है, समथिंग इल इज गोइंग ऑन, है ना। तो यानी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हर चीज को हम जमा करते जा रहे हैं अपने ऊपर, तह पे तह, तह पे तह, तह पे तह लगा रहे हैं। और ऐसे समय में हम बाहरी दुनिया के साथ रहते हुए भी बाहरी दुनिया से अलग हो गए हैं और हमारा जो है, हमारा माइंड सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा है कि ये जो सामने वाली प्रॉब्लम है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात है, हमारा जो माइंड है वो हमको एक चीज और भी दे रहा है कि अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस मत करो, क्योंकि किसी से डिस्कस करोगे तो
वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। और हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी बंदा रिलायबल नहीं, इसलिए आप देखेंगे आपको अगर चेक करना है, अपने बच्चे को चेक करना है, अपने साथ वाले को चेक करना है, अपने पेरेंट्स को चेक करना है, अपने एम्प्लॉय को चेक करना है, अपने एम्प्लॉयर को चेक करना है, सिंपल ये देखिए कि उसका पिछले 10 दिन का बर्ताव आप देखिए कि वो क्या हर चीज़ में चिल्ला रहा है या हर चीज़ में चुप हो जा रहा है, साइड हो जा रहा है, जिसको कहते हैं डार्क स्पेसेस। हर फैमिली में, हर वर्क प्लेस में, हर सोसाइटी में डार्क स्पेसेस ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ लोग ब्लैक होल के तरीके से घूमते नजर आ रहे हैं और उनको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल्स ज़्यादा हो गए, निगेटिव परसिवरेंस ज़्यादा हो गया जी। लोग अपने रियल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक चीज को पकड़ के नहीं, प्रॉब्लम तो है ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है बताइए ना, प्रॉब्लम किस जगह पे है? प्रॉब्लम यूनिवर्सिटीज में है। अगर यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम है तो उस यूनिवर्सिटी से आईएएस क्यों निकले? प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि हम बात ही नहीं कर रहे। जैसे आज आप और हम बात कर रहे हैं, हमारी बात लोगों को अच्छी भी लगेगी, तभी लोग 3 मिनट के बाद दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। सर, तो ये भी तो एक टर्म आता है ना कि ये जो लैक है ये क्यों आया है? हाँ, ये आखिर क्यों आया है? क्यों लोग एक दूसरे से बात करने से इतना हेजिटेट होते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ? तो ये क्यों आया है? ये क्या डिजिटल लाइफ जो इतना ज्यादा लोगों का हो गया उस वजह से है? फोन के एडिक्शन की वजह से? किस वजह से है सर? ये लव की वजह से, लव, प्रेम। सर, तो ये हर जनरेशन के साथ तो नहीं है ना? बच्चे प्रेम की जो इस समय हमारे समाज में जो प्रेम की, उसको क्या कहेंगे कि प्रेम की स्टेज है, जो लव की स्टेज है, उसमें समझो मैं अपने परिवार में अर्निंग मेंबर हूँ, मैं अपने परिवार में अर्निंग मेंबर हूँ और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, ठीक है ना, और मेरे 1-2 रिश्तेदार हैं जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, उस ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे क्या होता है कि मैं उस प्रॉब्लम को घर में एक बार लेके आता हूँ डिस्कस करने के लिए। मैं घर में लेके आता हूँ, मुझे घर में लोग जैसे इस प्रॉब्लम को सुनते हैं तो मेरी माँ जो है ना वो मंदिर में दिया जलाने लगती है, हे भगवान मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। मेरे पिता जो हैं वो मुझ में कमी निकालने लगते हैं कि तुमको हाँ, मेरी पत्नी जो है वो चुपचाप हमसे अकेले मिलती है और कहती है कि नहीं आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे जो है सहम जाते हैं, वो टीवी भी छोड़ के किताब में माथा लगाने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं अपनी प्रॉब्लम यहाँ घर पे लेके आ रहा हूँ तो ये बेचारे सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। पहले मैं एक परेशान था, अब सब परेशान हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ सब ठीक है, और मैं जो प्रॉब्लम जो वहाँ से आके यहाँ पास ऑन होनी चाहिए थी, उस प्रॉब्लम को मैं अपने पास रोक लेता हूँ। अब वो प्रॉब्लम को मैं अंदर में नहीं डिस्कस करता, ऑफिस में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफिस में मुझे ये समझ में आ जाता है कि मेरा परिवार जो है वो इस ऑफिस की वजह से वो है, तो मैं अपने ऊपर प्रेशर लेना शुरू कर देता हूँ, उससे कम करना शुरू कर देता हूँ। तो ये क्या है, इसके बेस में क्या है, लव है। हाँ। क्योंकि लव हमको कहीं ना कहीं प्रेम, मतलब वो प्रेम, और इसको आप कह सकते हैं केयर करना। केयर जो है हमको कहीं ना कहीं डरपोक बना देता है, कहीं ना कहीं हमको अपने अंतर्मुखी बना देता है, और हम जो उस सिचुएशन में करना चाहिए था, जो निर्भीकता, जो निडरता करनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाते। और ऐसे समय में हम जो है अकेला होने लगते हैं, और उस चीज का एक्सट्रीम सिचुएशन में फिर न्यूज़ हेडलाइन हम बनते हैं जी। सर, देखा जाए तो ये जो प्यार है, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी एक नया टर्म ये कोई निकल के आया हो। पीढ़ियों से हम अपने परिवार से प्यार करते आ रहे हैं। प्यार का अलग अलग रूप होता है, अपने बच्चों से करते हैं, अपनी वाइफ से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, ये हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। बट ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम पे तो नहीं। आज के दौर में इतना ज्यादा क्यों है? इतना ज्यादा हम कम्युनिकेट करने से क्यों डरते हैं? क्यों लोगों से शेयरिंग इतना टफ हो गया है? एक टर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप आज के समय देख रहे हैं शॉपिंग मॉल कल्चर आ गया। जी जी जी। आप जाइए, हर कपड़ा 200, 300, 400, 500, 600, 700 में मिल रहा है। अलग अलग कंपनियां आपको सस्ते से सस्ता, सभी लोग सेल लगा के बैठे, ऑनलाइन भी सेल लगा के बैठे हैं। और तकरीबन हर सीजन में जाते हैं और कपड़ा खरीद लेते हैं। जाड़ा आया 3-4 तरह का कपड़ा खरीद लेते हैं।
फिर कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाना होता है, आप उसमें पूरी अलमारी खंगाल डालते हैं कि कोई एक ढंग का कपड़ा मिले, और आपको एक ढंग का कपड़ा नहीं मिलता। यानी हम लोगों ने गार्बेज बटोरना शुरू कर दिया है। हमारी पिछली जो जनरेशन थी वो ग्लोबलाइजेशन का शिकार नहीं थी। नहीं, अभी मार्केट डिसाइड कर रहा है कि हमारी लाइफ क्या होगी। टीवी पे आने वाला हर एड में लोग मुस्कुराते नजर आते हैं, दांत निकाले हुए बैठे। वो बेचारे परेशान होके कहीं से एक उनको ऐड मिला होगा 10 सेकंड का, उसका उनको पेमेंट भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो पिक्चर दिखा दी तो पूरा परिवार जो है अब सेंसोडाइन खरीदेगा तो खरीदेगा, दंतकांति खरीदेगा तो खरीदेगा। यानी हम संतुष्ट अपना डिसीजन नहीं ले रहे, हमको क्या चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन हम पता नहीं क्यों आप संतुष्टि शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो अच्छा है, कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम कल के लिए ही जी रहे हैं। हाँ। आज को भी हमने कल पे न्यौछावर कर दिया है, और कल तो आएगा नहीं, जब भी आएगा आज ही आएगा। तो जब ये जान रहे हैं उसके बाद भी हम इनॉर्मस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जब आप एक्सपेंडिचर कीजिएगा तो तालाब के पानी से खेत आप नहीं सींच सकते। सर, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है वो जो उनके पास है उससे ज़्यादा की चाह रखती है, उसमें वो खुश नहीं है। और पहले लोग जितना होता था उसमें वो खुश रहते थे, हंसी खुशी अपनी लाइफ जो है वो जी रहे होते थे। बट आज की जनरेशन को कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, जो होता है उससे ज़्यादा चाहिए होता है। आज की जनरेशन को मत दोष दीजिए, आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि उसको क्या चाहिए। आज की जनरेशन बहुत अच्छी जनरेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मैं अकेला हूँ जो बोल रहा है इस बात को, लेकिन आज की जनरेशन बहुत अच्छी जनरेशन है। आज की जनरेशन ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि उसको काबिल बनना है तो वो बन रही है। ये पिछली जनरेशन जो है ना, पिछली जनरेशन वो आज की जनरेशन को इतना ज्यादा पुश कर दे रही है। पिछली जनरेशन को चाहिए उसका बच्चा तबला भी बजाने जाने, हारमोनियम भी बजाने जाने, और वो कौन सा काटी रात मैंने उस पे भी डांस कर ले, वो समझे ना, और वो 98% नंबर भी ले आए। अरे भाई मशीन है, मशीन भी बंद हो जाएगी। हाँ, मल्टीटास्किंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चे को बोलते हैं एक घर में तुम ये क्या कहते हैं, शीशे का ग्लास मत पकड़ना, शीशे ग्लास मत पकड़ना, नहीं गिरा दोगे। और उसी बच्चे को पार्टी में ले जाके आप कहते हैं देखिए 4 शीशे के ग्लास के बीच में से गुलेल से ये गोली पार करा देगा। कराओ भाई। सर, ये बात सुन के जरूर जो भी लोग सुनेंगे हमें वो बहुत खुश होंगे, एक संतुष्टि मिलेगी कि कोई तो कह रहा है कि हम अच्छे हैं। नहीं, आज की जनरेशन वाकई अच्छी है। हाँ, आप सवाल सर, अगला सवाल मेरा रहेगा कि आज हम लोग जो है वो जनरेशनल वेल्थ के चक्कर में भी फंस रहे हैं। बच्चों का ये सोचना होता है कि अगर मेरी फैमिली रिच होती, हमारे पास जनरेशनल वेल्थ होता, तो हम इस करियर के सक्सेस के जो दौड़ में है वो नहीं भाग रहे होते। या ऐसा हो सकता था कि हमको वो कराया सब परोस कर मिल जाता। तो इसका क्या वजह है सर? ये भी एक बहुत बड़ा टर्म है जो लोग काफी फंस रहे हैं। आप देखते हैं कि एक शादी चलती है 6 महीने तक, और उसमें जो है लोग तमाम तरह के लोग, हर देश के, हर तरह के देश विदेश के लोग नाचने आ जाते हैं। तो आपको भी लगता है कि हाँ, हमको भी ऐसी शादी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या आप वैसे शरीर के साथ वैसी शादी चाहते हैं? अरे भाई, एक बात बताइए, धृतराष्ट्र ने अपने बच्चे के लिए सब किया था। औरंगजेब ने हमारे यहाँ का सारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल दिया, लेकिन आज उनकी जनरेशन्स क्या कर रही है, कहाँ पे है? जो लोग मिथक मानते हैं रामायण महाभारत को, उनकी बात छोड़ दीजिए, हम माइथोलॉजी की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सामने तो है कि यूके जो हमारा था, सब कुछ था, एक समय आ रहा है ना, धीरे धीरे कोहिनूर वगैरह सब वापस कर देंगे। ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने ना, सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? देखिए, एक बात बता दें, एक कहावत बहुत पुरानी है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। आप अगर खुद में काबिल नहीं हैं, आप अगर खुद में काबिल नहीं हैं और आपने खुद से हासिल नहीं किया है, तो आप जान लीजिए कि आपको लोग, हमारे रांची में धुरवा जगह है, वो बना के निकल जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको अगर आपको लगता है कि आपके पास 5 करोड़ रुपया हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास मानिए, जिस दिन 5 करोड़ रुपया हुआ उस दिन आप और परेशान होंगे कि ये 5 करोड़ से 4 करोड़ 99 लाख ना आ जाए, या 5 करोड़ से ही 500 करोड़ क्यों नहीं होता है। कभी भी आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। और यहाँ पे हम आपको ये कहना चाहेंगे कि संतुष्ट मत होइए।
अपने आप से ही संतुष्ट मत होइए। दूसरा कोई आपसे संतुष्ट भी हो जाए, आपके माँ बाप हर जगह आपका पर्चा लगा दें कि मेरा बच्चा से काबिल कोई नहीं है, आप मत संतुष्ट होइएगा, क्योंकि आपने जो भी बार सेट किया है वो बार टूटने वाला है। आपको मैं छोटी सी 2-3 लोगों का एग्जांपल दे दूं। बुधिया सिंह 4.5 साल की उम्र में वो बच्चा भुवनेश्वर में पुरी के मंदिर से, भगवान जगन्नाथ के मंदिर से भुवनेश्वर तक 65 किलोमीटर की दौड़ उसने पूरी कर ली। बुधिया सिंह 4.5 साल की उम्र में। उसके बाद वो गायब हो गया। कहाँ गया? उसकी माँ ने 800 रुपये में उसको बेच दिया था। सिर्फ 800 रुपये के लिए उसकी माँ ने उसको बेच दिया था। और उसके बाद वो स्पोर्ट्स सेंटर में गया और वो बंदा आज दौड़ भी नहीं पाता है। उसकी कहानी किसी को नहीं मालूम। उसके ऊपर पिक्चर बनी थी, मनोज बाजपेयी ने उसके गुरु का काम किया था। रियल लाइफ में उसके गुरु की ही वाज शॉट, उनकी हत्या कर दी गई थी। और 4.5 साल की उम्र तक एक बच्चा पैरालाइज था जिसका नाम है फौजा सिंह, और उसने 1 साल में उन्होंने रेस दौड़ी और उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो 2012 में लंदन ओलंपिक्स के ध्वजवाहक बने, जिन्होंने इस बीच अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सबको खो दिया था। मैं बाहरी लोगों की कहानी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये 2 लोगों की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ नीरज चोपड़ा जी ने जो है गोल्ड मेडल जीता, पूरी दुनिया उनके साथ थी। आज नदीम ने जीत लिया, लोग भूल गए कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। बिल्कुल। तो बार आप कभी भी सेट नहीं कर सकते, ना गहराई का ना ऊंचाई का। आपको सिर्फ ये सेट करना है कि आज का दिन मत बीतने दीजिए। आज में जीना थोड़ा मुश्किल है बट जरूरी है कि अब आप आज को लेकर चलें। कल किसने देखा है? नहीं, कल देखा है ना, हम ही लोगों ने देखा है। कल आज जितना बढ़िया बनाएंगे कल उतना अच्छा है। हाँ, तो वो भी तो सर आज हो जाएगा। हाँ, हम कहाँ कह रहे हैं, आप बनिए ना। देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। चलिए हम में से देखते हैं कौन निकलता है। सर अगला जो मेरा सवाल रहेगा कि लोग ट्राई करने से पहले गिव अप कर जा रहे हैं, क्योंकि सक्सेस का दौड़ इतना टफ हो गया और इतना भीड़ है कि उस दौड़ में दौड़ने से पहले लोग पीछे हटना, गिव अप करना इजी समझ रहे हैं। इसकी वजह क्या है और फैमिली कैसे इसमें सपोर्ट कर सकती है? फैमिली का क्या रोल है? आपके सवाल में 2 सवाल है। पहली चीज है कि लोग गिव अप करते रहे। जैसे इसमें एक सवाल बेसिक सा आता है कि मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, हम क्या करें? क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो चले हैं जिस मंजिल के लिए, उस मंजिल तक पहुँचे या बीच में छोड़ दें। लोग एंड तक जाने में विश्वास ही नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। सबको हाई लेवल ऑफ रिजल्ट चाहिए, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बारे में नहीं सोच रहा है। आपसे मैं एक सवाल सिर्फ ये पूछता हूँ जी। आप ऐसा करो, एक शादी में जाओ, उसके बाद दूसरी शादी में चले जाओ, तीसरी शादी में चले जाओ, और 10 दिन के अंदर 3 शादियां अटेंड कर लो और आपका पेट निकल जाएगा बाहर। उसके बाद उस पेट को कम करने में आपको 6 महीना लगेगा। 6 महीना लगेगा उस पेट को, और तब जाके आप कंट्रोल कर पाओगे। और फिर शायद हो सकता है इस बीच और कोई दूसरी शादी आ जाए तो आप गिव अप कर दो। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको जो है, आपकी जो मंजिल है ना जी, वो उस पे आपको पहुंचना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एग्जाम में 1 लाख लोग बैठे हैं या 1 करोड़ लोग बैठे। अगर आपने 100 में से 100 ले आया ना तो आप टॉप पे रहोगे। एक पूरे कमरे में, एक 10 बाई 12 के पूरे कमरे में दूध भर दीजिए और उसमें 1 चम्मच मक्खन डालिए जी, वो सबसे ऊपर तैरेगा। उसी दूध से मक्खन बना है। आप गिव अप कर रहे हैं तो मंजिल को थोड़ी पड़ा है, IAS की पोस्ट को थोड़ी पड़ा है कि आप आते हैं कि कोई और आता है। वो हर किसी को एक्सेप्ट करेगी। वो उसको तो उससे मतलब ही नहीं है। उसको तो पता, उस पोस्ट को भी नहीं पता है कि इस पे IAS बैठा है। और आपको ठेल के इंजीनियर बना दिया जाए, आपको ठेल के डॉक्टर बना दिया जाए, आपके लिए क्लिनिक खोल दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, आप एक समय गिव अप कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर ही डिसाइड कर लिया है कि आपको गिव अप करना है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हम आपको बता रहे हैं। ऐड आता है ना कि बेटा बहुत अच्छा किया, तुमने कुछ नहीं किया जी सर। लेकिन अभी पैंडेमिक के बाद लोगों का बदलाव आया है। अब जिस पे बारे में लोग बात नहीं करते थे, उस बारे में अब एक औरत आके टीवी में कहती है तुम तो चले गए, टर्म इंश्योरेंस करके नहीं गए जी। अब बताइए, एक आपका सक्सेसर पूछ रहा है कि आपने गिव अप क्यों किया? गिव अप पहले का शब्द था,
अब कोई गिव अप नहीं कर रहा है। गिव अप करने वाला भी गिव अप नहीं कर रहा है, वो ऑप्शंस देख रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो भी कुछ कर रहा है कि हम इस कुछ नहीं करने में जिंदा रहें ठीक से। तो बड़े हम लोग अभी मिक्स स्टेट में जी रहे हैं। ये सवाल अभी हमें लगता है इंडियन पॉपुलेशन के लिए कुछ समय तक नहीं रहेगा जिसमें लोग गिव अप कर रहे हैं। अब लोग ऑप्शन देख रहे हैं। अगर अब ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे आप पढ़ाई ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। साइंस छोड़ रहे हैं लोग तो कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स छोड़ रहे हैं तो आर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो MBA चाय वाला बन जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो कुछ बन जा रहे हैं। अब हमारे पास स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं जी। तो हमें पॉजिटिव्स को देखना होगा और सभी लोगों को पॉजिटिव्स को देखना होगा। जी सर, अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ों पे बात की वो सब प्रॉब्लम्स पे बात की जी। बट अब ज़रूरी है कि हम इसके सॉल्यूशन पे भी बात करें कि जी। कैसे हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकले, इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर वो पर्सनल लेवल पे हो या फैमिली के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, किसी भी लेवल पे हो। तो सर क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? हाँ, इसमें यह है कि सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा जी। और एक बच्चा जो है वो एक फल की तरह से है। माँ बाप उसके जमीन और पेड़ है। तो फल में अगर कीड़ा लगा है या फल छोटा बड़ा है तो जमीन और पेड़ को भी खुद को भी देखना होगा कि जमीन खुद को कितना उपजाऊ बनाए हुए है और पेड़ अपने आप को कितना खुशहाल रखे हुए हैं जी। तब जाके उसका जो फल है उसमें अच्छे अच्छे फल आएंगे। ठीक है, जिंदगी जो है दौड़ है, 100 मीटर की नहीं है, मैराथन भी नहीं है, दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स है। ठीक है, कुछ लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना शुरू कर सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं OTT पे आएगी तब हम देख लेंगे, और कुछ लोग कहते हैं मुझे देखनी ही नहीं जी। मैं देखेगा नहीं मैं झुकेगा नहीं, मैं देखेगा नहीं। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं। हाँ, और कुछ लोग उसी को जिंदगी समझ लेते हैं। हाँ, उनका दिन रात उसी में गुजर रहा तो है। आप ऐसा कीजिए, आप पहले आप पर डे अपने आप को जीना शुरू कीजिए। और पर डे जीने का मतलब ये है कि आप मोटे हो पतले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप से प्यार करना सीखिए। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। और एक अच्छी चीज है रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना। रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अपने अनुभव को जाके लिखूंगा, चाहे कविता के रूप में या कहानी के रूप में जी। क्योंकि हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर चीज याद नहीं रहती। 10 साल बाद तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आपसे कब मिला था। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई लिखे ही, लेकिन रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने का अलग अलग तरीका है लोगों का। कुछ लोग रील्स बना लेते हैं, कुछ लोग वो कर लेते हैं, तमाम तरह के, कुछ लोग ऑडियो वीडियो सब तमाम। तो पहली बात क्या है कि अपने आज के दिन में, जब आपका दिन आया है आज का, तो अपने एक्टिविटी में कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी शॉर्ट ड्यूरेशन की करिए, बहुत बड़ी नहीं। माने कोई 10 किलोमीटर दौड़ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर आप दौड़ें। आप 100 मीटर दौड़िए और इतनी तेज़ी से दौड़िए कि आप थके और नींद आ जाए आपको। सबसे पहली ज़रूरत है हर आदमी को हमारे समाज में नींद लेने की। अच्छी नींद लोग नहीं ले रहे हैं जी। कुछ लोग सवेरे उठते ही सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना शुरू कर देते हैं कि 2 बजे रात में कुत्ता भौंक रहा था। भाई, एक अकेले तेरे लिए कुत्ता भौंक रहा था जी। हाँ, या पार्किंग में वो गाड़ी गलत लगा के चला गया। अरे भाई, बाकी लोग भी तो देख रहे थे जी। डिस्टेंट प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कीजिए, जो नियर प्रॉब्लम है उस पर फोकस कीजिए जी। ठीक है, सबसे पहला अपनी रूटीन को सेट कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बात कीजिए। किसी और से भले ना बात करें, खुद से बात कीजिए। और खुद से बात कीजिए ना तो खुद को मैसेज मत दीजिए जैसे हम खुद को मैसेज दे रहे हैं हर समय, अरे मेरी तो सास मेरी जान ले लेगी। दिन रात हम यही बात अपने आप से कर रहे हैं। नहीं, वो काम नहीं करना। आपने खुद से बात करनी है कि आप अपने आप को एक बेहतर कैसे इंसान बना सकते हैं। आप खुद में एक प्रोडक्ट है। हम लोग सारे लोग एक प्रोडक्ट हैं। हम लोग सारे लोग ना एक प्रोडक्ट हैं। जैसे एक गाड़ी निकल के आई है, बन के आई है जी। वैसे ही हम लोग हैं। और गाड़ी को खुद का ख्याल करना है। और हाईटेक युग है, इसमें तो गाड़ी बोल देती है कि आपका ब्रेक लगा हुआ है। जी सर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मेंटल हेल्थ जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक नहीं है जी। बट आज समय हमारा समाप्त हो गया है। तो एक मैसेज चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ, एक मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि आप
अपने आप को अगर एक निराश व्यक्ति समझते हैं तो खुद से सवाल पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको निराशा में लेके जा रहा है, और क्या ये आपका पूरा यही परिचय है या एक पार्ट है आपके लाइफ का। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें और श्रोताओं को बताने के लिए। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम रूबरू में हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ विषय पे, और इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी सर। बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि निगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाएं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचें, लोगों से बात करना शुरू करें, खुद को जानना शुरू करें, बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ, ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।